हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10वीं क्लास का वर्णिका भाग 2 का थर्ड लेसन, यानी तीसरा चैप्टर माँ। वाह, माँ चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं माँ के अपने बच्चे के प्रति ढेर सारा हमें प्यार देखने को मिलेगा। जैसे सबकी माएँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं, उसी प्रकार से माँ चैप्टर में ऐसा कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एक एक लाइन आज पूरा का पूरा कहानी किताब का जो भी है सब पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। पूरा का पूरा कहानी आप लोग को याद हो जाएगा। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आपके सामने होगा और मेरे बच्चे खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और एग्जाम में जाकर के गर्दा उड़ा कर आएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माँ, जिस कहानी के कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी हैं। कौन है बाबू? ईश्वर पेटलीकर जी। तो आप बस ध्यान से बैठ जाइए और एक एक लाइन देखते चलिए, आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आ जाएगा और आगे क्या करना है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माँ, ईश्वर पेटलीकर इस कहानी के कहानीकार हैं। ओके, यहाँ पर बाबू आप देख रहे हैं, यहाँ पर ईश्वर पेटलीकर जी के बारे में कुछ लिखा है, यानी कहानीकार के बारे में कुछ लिखा है। चलिए इनके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दही वाली मगम्मा पाठ पढ़ा था। उसके बाद से कौन सा पढ़ा था? धरते विश्वास पढ़ा था। उसमें सबसे पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में दिया था ना। उसी तरह यहाँ पर ईश्वर पेटलीकर के बारे में आइए थोड़ा देखते हैं। लिखा है, ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर गुजराती यानी गुजरात के लोकप्रिय क्या हैं? कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पक कर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। आस्वादकता का मतलब होता है बड़े ही बेहतर ढंग से, एकदम अच्छा लगने वाली, एकदम स्वाद का मज़ा आने वाला। इस तरह से उनके सारे के सारे जो भी उन्होंने रचा है, जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उपस्थित होते हैं। आगे देखिए, खून की सगाई, याद रखिएगा, खून की सगाई एक रचना है, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर जी की एक प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। ये खून की सगाई और काला पानी ये दोनों इन्हीं की रचना है। ओके, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगला लिखिए, साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। जी हाँ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी हमेशा सक्रिय रहे हैं। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और प्रशंसित हो चुकी हैं। इनकी दर्जनों पुस्तकें यानी दर्जनों यानी बहुत सारी पुस्तकें क्या हो, तो पुरस्कृत यानी कि इनको अवार्ड मिल चुका है बहुत सारी पुस्तकों पर। ओके, आगे देखिए, यह कहानी यानी कि जो हम माँ कहानी पढ़ने जा रहे हैं, गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित यानी अनुवादित किया गया है। कहानी संग्रह माँ से साभार संकलित है। सुनिएगा ध्यान से। ये जो कहानी है किस भाषा में? तो गुजराती में है। किस में है? गुजराती में है। लेकिन हम यहाँ हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। किनके माध्यम से? तो गोपाल दास नागर द्वारा हम लोग क्या मतलब इनके माध्यम से इन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है और हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरह दही वाली मगम्मा किस भाषा में था बाबू? कन्नड़ भाषा में था ना। और ये धरते विश्वास किस में था? उड़िया में था। ओके, चलिए पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए पूरा का पूरा वो भी कहानी देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब उसको अपलोड कर दिए गए हैं। आगे देखिए, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। माँ, कहानीकार ईश्वर पेटलीकर। आइए कहानी कहाँ शुरुआत होता है, कैसे शुरुआत होता है, सुनिएगा ध्यान से। मंगू, शुरुआत से ही एक नाम दिया है, सुनिएगा, मंगू। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते हैं, तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हर एक को वह एक ही जवाब देते। पहले इतना समझिएगा, यानी मंगू पागल है। मंगू क्या है? पागल है। और उसकी माँ को लोग सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारी बच्ची पागल है, तुम इसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाई थी, पागल खाना में क्यों नहीं भेज देती। तो माँ के आंख आंसू से भर जाते हैं। माँ होती है, माँ के आंख आंसू से भर जाते हैं और वो सबको एक ही जवाब देती है, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। मैं माँ होकर भी इसकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ तो अस्पताल वाले क्या घंटा सेवा करेंगे। आगे देखिए, अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। अर्थात जहाँ कोई देख रेख नहीं है, ऐसे उसको छोड़ दिया जाए, खाया पिया कि नहीं खाया, क्या नहीं हुआ, इसी तरह उसको छोड़ दिया जाए। एक तो पागल है, कौन?
मंगू, गांव के लोग उसको सलाह दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, माँ रो रही है, करे कि नहीं, मुझसे तो इसका सेवा अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो अस्पताल वाले इसकी सेवा क्या कर पाएंगे। आगे देखिए, माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद, यानी जब ये बात बोल देती हैं कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले क्या करेंगे, कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था। यानी कि वो अपने मंगू से वो बहुत प्यार कर रही हैं, उनको मतलब मंगू को बहुत मान रही हैं, भले ही वो पागल है, उसकी देख रेख कर रही है। जब भी कोई बोलता था कि इसको पागल खाना में भर्ती कर दीजिए वगैरह वगैरह, तुरंत जवाब देती थी मैं इसकी माँ हूँ, कहीं नहीं भेजने वाली हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे, तो कोई भी अब उनसे बातें नहीं करता था, क्योंकि वो लोग जानते थे कहेंगे, आखिर में जवाब में कहीं को मिलेगा कि नहीं मैं इसकी माँ हूँ, सेवा नहीं हो पाता, अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। अर्थात मंगू क्या है बाबू, मंगू बेटी है, मंगू लड़की है, उस माँ की लड़की है बेचारी, मंगू पागल हो चुकी है। आगे देखिए, यानी जन्म से ही पागल है। कहाँ से पागल है, जन्म से ही पागल है। आगे देखिए, हाँ, तो लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि जिस तरह माँ मंगू को पालती है, पोसती है, ध्यान रखती है, सेवा रखती है, एक माँ ही ऐसा कर सकती है। एक माँ ही ऐसा कर सकती है। जी हाँ, दूसरे नहीं करते हैं। आगे देखिए, दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती, और किसी और के घर हो अगर माँ ना हो तो कब की भूखी प्यासी लोग पागल लोगों को मार देते हैं, लोग किसी तरह उनको भगा देते हैं, घर से हटा देते हैं। इनफेक्ट हमारे यहाँ नहीं देखते हैं, जब कोई द्वार पे कोई पागल आ जाता है तो भाग जल्दी उसको जल्दी से जल्दी लोग भगा देते हैं। इसलिए पागल खाना बनाए गए, वहाँ पे पागलों को रखा जाता है। आगे देखिए, और जीवित भी होती तो ऐसा हृष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता, और अगर जीवित भी होती तो माने मंगू को उसकी माँ इतना मान रही है, उसको खिला रही है, पिला रही है, खूब बढ़िया स्वस्थ है, लेकिन पागल है। तो वही लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक माँ पाल रही है उस तरह कोई और नहीं पालता। वाकई में एक माँ ही ऐसा कर सकती है। अगर वो माँ नहीं होती या फिर किसी और के पास होती तो कब की मर गई होती, और अगर जीवित भी होती तो इतनी स्वस्थ नहीं होती, इतनी बढ़िया नहीं होती। अब आगे देखिए, आगे लिखा है, मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। अर्थात मंगू के अलावा 3 और संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। अर्थात माँ को कितनी पुत्री हैं, 2 पुत्री हैं, क्योंकि एक ये है और एक मंगू है, और साथ ही साथ कौन है बाबू, 2 पुत्र यानी 2 लड़के हैं। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपनी ससुराल चली गई थी। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे हैं। पुत्री का, एक पुत्री का जो अच्छी है उसका ब्याह शादी हो गया है। आगे देखिए, ससुराल चली गई है। मंगू की माँ अपनी उन 3 संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व तो मंगू पर ही निछावर हो गया था। वो तो ऑलरेडी जो 3 संतानें खूब बढ़िया है, भगवान ने उन्हें स्वस्थ बनाया, बढ़िया बनाया, दिमाग दिए हैं। ये तो बेचारी मंगू पागल है। इसलिए माँ का समस्त जो भी मातृत्व था ना, यानी माँ की ममता जो थी ना, सब मंगू पे लुटाती थी, यानी मंगू की देख रेख करती थी माँ। अब आगे देखिए, इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पौत्रियों से खिल उठता। अर्थात दोनों लड़कों की भी शादी हो गई है, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो माँ के वो क्या हुआ, नाती पोता हुआ। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि नाती पोतियों से घर क्या होता था, पूरा मतलब खिल उठता था। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार करती। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए कि एक दादी को उसके नाती पोता से कितना प्यार होता है ना। लेकिन ये जो माँ है ना, प्यार करती, अपने पोतों को भी मानती, खूब प्यार करती, खिलाती थी, लेकिन उनके हर्ष में कि मेरा नाती आए हैं, ये वो फलान ठिकान, अपनी मंगू को नहीं भूलती थी। यानी अपनी मंगू को भी साथ साथ याद रखती कि नहीं वो पगली का क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से, आगे लिखा है, माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर यानी माँ के इस व्यवहार में, यानी कि अपने नाती पोता को खिला रही है, सबको मान रही है, लेकिन साथ साथ मंगू का भी ध्यान रख रही है। सुनिएगा, पर पुत्र वधू है, बाबा बहू रानी है, यानी वो लड़को सके मेहरुआ। सुनिएगा ध्यान से, कसमसा जाती, कसमसा यानी मिर्गी आ जाती, एकदम खिसिया जाती। सुनिएगा,
दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी। दोनों बहुएं अपने अपने पति से माने एक ही को बात कहती थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। सुनिएगा, हाँ, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग भी नहीं करते। यानी उनका आपन नाती पोता नीमन ना लगे। हाँ, आप मंगुआ के पगली के छाती से अलग नहीं कर रही है माँ। देखिए ये कौन कह रही है, तो बहुरानियाँ कह रही है, बहू जी कहता है। सुनिएगा ध्यान से। मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती थी। यानी कभी कभी माँ जी को कुछ भला बुरा भी बोल देती थी। हाँ, नाती पोता के कहाँ मनबू तू, हमारा नहीं पसंद थोड़े मनबू, वो मंगुआ पगली के तू ढेर मानता रू। ऐसा होता है ना समाज में। तब आगे देखिए, इतना ही नहीं पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। अर्थात पुत्री, एक और पुत्री है, पता है ना, एक और पुत्री जिसका शादी हो गया, ससुराल चले गए, उसके भी बाल बच्चे हैं। तो यहाँ पर बहुए कह रही का इतने ना मंगुए का ना खाली हमनिए के लड़कुआ के देख के नहीं बुढ़िया जरे ले, अपना बेटिया के लड़कुआ के देख के बड़ी को वही मान लीजिएगा मंगुआ का मानती है। यानी बात समझिएगा ठीक से। ये कौन कह रही हैं, बहुरानियाँ कह रही हैं। तो अब देखिए आगे लिखा है, इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर, सुनिएगा, जब थक जाती, एकदम थक जाती थी, तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती। यानी हाँ, या फिर मंगू है, ठीक है, उनके मुंह पर ही सुना देती थी। क्या कहती थी, मंगू को झूठा लाड़ लड़ा कर कि तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। सुनिएगा ध्यान। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तुमने मंगू को और पागल बना दिया है ज़्यादा दुलार प्यार करके। अगर जानवरों को भी सिखाया जाए कि यहाँ हगना है, यहाँ मुतना है, सॉरी मैंने यहाँ पखाना करना है, यहाँ पेशाब करना है, तो वो जानवर भी सीख जाते हैं। क्या होते हैं, सीख जाते हैं। अब देखिए आगे, 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पागल हो, यानी मंगू कितने वर्ष के है बाबू, मंगू 12 वर्ष के है। सुनिएगा ध्यान से। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी ही पागल हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी ना आए। यानी अगर आदत डाली होती कि कहाँ पर पखाना करना है, कहाँ पर पेशाब करना है, तो उसको ख्याल नहीं आता, जाकर वहाँ पर बैठती। अर्थात मंगू बेचारी इतनी पागल है कि वो मतलब कहीं भी ये अपना खाना पेशाब बेचारी सब कर देती है। सुनिएगा ध्यान से। वह गूंगी है, मंगू गूंगी है, 12 वर्ष की है। सुनिएगा, पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखें। यानी ये कौन सब बातें, ये सब कौन बातें बोल रही हैं माँ को, कौन बोल रही है, बहुएं बोल रही हैं। बताइए, आप ही ने बिगाड़ा है, तू ही बिगड़ ले बड़े और ही पागल बना दे बड़े, ढेर दुलार प्यार करके। जानवरों को सिखाओ जगह कि कहाँ पेशाब करना है, कहाँ पखाना करना, जाकर वहीं पे करते हैं। कि 12 वर्ष की हो गई है, गूंगी है, मानते हैं, बहरी नहीं ना है, कहती सिखाती कि यहाँ पर जाना है, ये करना है, तो वहाँ पर करती ना। अगर नहीं कर 2-3 थप्पड़ कस देती, अगली बार डरा कर करती। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले, उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी। यानी माँ बेचारी रोने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया। पुत्री, कौन पुत्री, यानी जिसका शादी ब्याह हो गया वो भी वहीं पर है, उसका हृदय भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना रह न सकी। अर्थात उसकी जो बेटी है, अब वो भी अपनी माँ को बोल रही है। देखिए क्या बोल रही है, तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, तुम समझती हो मंगू को ज़्यादा दुलार प्यार करके तुम उसे सुखी बना रही हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। मंगू की तुम ही सबसे बड़ी दुश्मन हो, माई ते ही सबसे बड़ा दुश्मन बड़े मंगुआ के। सुनिएगा ध्यान से। सब ये बातें अब कौन बोल रही है, उसकी बेटी बोल रही है, जो ठीक है, अच्छी है, शादी ब्याह हो गया, ससुराल वाली। सुनिएगा, तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो। यानी कि तू कहिए ले जियो, बताओ ना, तो कहिए ले जियो, भाभियों के पाले पड़ेगी, तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा। जी मर जेबू जी भाभी के पाले सब पढ़िए सहनी, मैंने मंगो जी भाभी के पल्ले पड़ी तो कब इन सब मल मूत्र ये करेगी, भाभियाँ करेंगी, नहीं करेंगी। अब देखिए वह दुखी हो जाएगी और बेचारी मंगू दुखी हो जाएगी। आगे देखिए, कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठ नहीं पराई माँ ही कान छेदती है। ये कहावत यहाँ बोला गया, यह झूठ नहीं कि पराई माँ ही कान छेदती है, अर्थात अपने माँ को बोल रही है, माँ को एक तरह से ताना दे रही है। अब आगे देखिए,
अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। तुम मंगू को पागल खाना में नहीं भेज रही है। पागल खाना में मानते हैं कि देखिए क्या कह रहा है, पागल खाना में मानते हैं कि उसकी बेटी समझा रही है, खैर तू पागल खाना में नहीं भेजती है, मानते हैं पागल खाना में जाने से वो उसका पागलपन ठीक नहीं होगा, लेकिन मल मूत्र का तो वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा ना। आगे देखिए, भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भाइयों घर में यानी कि कोनो चीज़ें कमी नहीं है। आगे देखिएगा, भाभियाँ एक बार भी खाने को न दें ऐसी ओछी नहीं है। ओछी का मतलब होता है क्रूर, इतनी दुष्ट, यानी इतनो दुष्ट नहीं है कि मंगू खाना को ना पूछे, लेकिन मल मूत्र हवन मूत्र की करे, ये कोई नहीं करेगा। आगे देखिए, अब अगला पैराग्राफ लिखा है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती, अर्थात माँ हमेशा जो अस्पताल होता था उसको अच्छा नहीं समझती थी, तो कहती थी क्या कि ये गौशाला है, इसमें किसी कोई इज्जत नहीं होती, यानी पागल खाना वाला अस्पताल। तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालते। जब लोग कुछ नहीं, उनकी पुत्री, वो पुत्री ही कह देती। क्या कहती थी? अस्पताल गौशाला जैसा होगा। हाँ, अस्पताल गौशाला जैसा होगा, और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। कुटुंब का मतलब घर परिवार होता है, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, मानते हैं गौशाला जैसा होगा, और मानते हैं मंगू मर जाएगी। चलो मर जाएगी तो कम से कम उसका, यानी उस बेचारी पागलपन का, उसका जीवन से छुटकारा तो मिलेगा, और साथ साथ घर परिवार से भी छुटकारा मिलेगा। आगे देखिए, आगे लिखा है, मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिडन बात लिखा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो। यदि रियलिटी में देखा जाए ना, तो माँ भी चाहती थी कि बेचारी मंगू मर जाए, छुटकारा हो जाए, लेकिन माँ होती है। आगे देखिए, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असहाय लगता था। लेकिन वो जानबूझकर उसको मार दें, चलिए उसको अस्पताल में भेज दें, यानी उसकी माँ को लगता था कि अस्पताल में जाएगी तो क्या होगी, मर जाएगी। ये उनको पसंद नहीं था, यानी उसकी माँ को पसंद नहीं था। स्वार्थ से सभी सगे, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा है। याद रखिएगा। देखिए, स्वार्थ यानी कि जब किसी को स्वार्थ होता है ना, तो सभी लोग अपने बन जाते हैं। यानी जब कोई काम निकलवाना हो तो सभी लोग अपने बन जाते हैं। सच्चा अपना कौन होता है? जो हर समय, हर सुख में, साथ साथ हर दुख में भी आपके साथ खड़ा है, वही ना सगा होता है। अब आगे देखिए, लिखा है, पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो। हिंडोले मन झुलवा होता है, ठीक है। हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। जी हाँ, जरा आप सोचिए, मंगू को कौन करेगा? बहन तो करेगी नहीं, शादी हो गया, वो चली गई है। बहुए का बात अभी आप लोग सुनिए नहीं, यानी कि जो मंगू की जो भाभी माँ है, या जो माँ की जो पतोहू है, देख रहे हैं ना किस तरह से बातें कर रही हैं। भाई साहब लोग दिन भर कमाते रहते हैं, कौन ख्याल रखेगा? एक माँ ही ना ख्याल रखेगी। अब आगे देखिए, इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे, पुत्री कहे या पुत्र कहे, यानी कि बेटा कह चाहे बेटी कह, तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। नहीं, माँ मंगू को अस्पताल नहीं भेजने वाली है। देखते रहिए, क्योंकि उनको लगता था कि अस्पताल गौशालाओं जैसा होता है, अस्पताल में जाएगी मंगू तो मर जाएगी, उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं होगी। अब आगे देखिए, पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे। पुत्र जान गए थे कि ना, माई मंगुआ के ना भेजी पागल खाना में। अब आगे देखिएगा, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे, क्योंकि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने, निष्णात का मतलब होता है खूब बढ़िया डॉक्टर, एकदम जानकार डॉक्टर, सुनिएगा, एकमत होकर निदान प्रकट किया था, यानी बता दिया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। यानी कि उन भाइयों को जब खोज खबर किए थे कि मेरी बहन पागल है, उसको ठीक करना है, तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मिले थे, तो उन्होंने बता दिया था कि नहीं, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, और जब बचपन से है तो और नहीं है। सुनिएगा, केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देख रेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़ों का ध्यान आ जाए। हाँ, पागलपन तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ट्रेंड डॉक्टर या नर्स के पास अगर उसको रखा जाए तो धीरे धीरे सीखते सीखते ये सीख जाएगी कि कहाँ पर मतलब पखाना करना है, कहाँ पर पेशाब करना है, कपड़ों पर। ये छोटी छोटी बातें जिससे लोग घिन खाते हैं, जिससे लोग मतलब अपना देह छुड़ाते हैं, वो चीज़ तो बेचारी जान जाएगी। मतलब ऐसा डॉक्टरों ने कहा था। आगे देखिए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, इसलिए वो मौन थे।
क्या ऐसी व्यवस्था कोई एक ट्रेन डॉक्टर या नर्स घर में सेट कर सकते थे? नहीं ना, ये किसी ना किसी हॉस्पिटल में भी होगा, हॉस्पिटल में ही होगा। तो इसलिए बेचारे जो भाई थे वो एकदम चुप थे, वो जानते थे कि कितना हो भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे देखिए, फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। माँ बेचारी चुप नहीं थी, माँ नहीं बैठी थी, उसने भी जारी रखा था कौची इलाज। बहुत देखिएगा टोटा टोटका कराते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, जड़ी उड़ी बनाते हैं ना, तो उस टाइप का समझिए। यानी माँ भी अपना उपचार जारी रखी थी। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते थे, दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते थे। जब सुनते थे कि पागल है, चलो चलो कुछ पैसा लूट ला जाओ, सुनिएगा ध्यान से। शिलाजीत बेचने वाले या हिंग बेचने वाले, हिंग रंग सैनूर, हाँ, हिंग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा, सुनिएगा, वे दवा जानते हैं, इसका दवा करते हैं। अर्थात हिंग बेचने वाले, शिलाजीत बेचने वाले भी आते थे, आप कहते थे अरे पागल है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, हमारे पास दवाई है, हाँ बस ये करना है, ये इतना रुपया दे दीजिए, बात खत्म। माँ बेचारी इससे भी पीछे नहीं हटती थी, माँ यानी उसका उपचार कराती थी। अब आगे देखिए, माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता है। हम मान लो बेचारी पागल बोलने भी है, एगो उपचार नहीं, चलो 1000 को कराओ जाओ, एगो तो लही ले जाएंगे। बाबू एग्जामों में 4 गो ऑप्शन होला, अब सब बुझाता नहीं, जन्ना वाला तुम एकदम तुक्का मार लो, एगो तो लही न जाला। तो मान लीजिए 1000 उपचार करें, एक तो लग ही जाएगा। अब आगे देखिए, इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। अर्थात जब कहीं भी पागलपन वाली बात होती थी ना कि कैसे ठीक होगा, क्या इसका इलाज होगा, उस बात को माँ बड़ी ध्यान से सुनती और उस बात को फॉलो करती, उस बात पे अमल करती। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है। किसी ज्योतिषी, किसी बाबा ने कहा था कि अगहन में ही ठीक हो जाएगी। अगहन हिंदी का महीना याद है ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक, अगहन पुष माघ फागुन, याद है ना, सुनिएगा। अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए संभव है वह ठीक हो जाए, और संभव है कि क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था। आराध्य देव का मतलब एकदम अब दिन रात उनकी आराधना कर रहे हैं कि यह अगहन देवता, माने अगहन महीना कब आ रहे हैं कि मेरी मंगू ठीक हो जाए। और माँ यानी कि बेसब्री से इंतजार कर रही है, किस महीने का, अगहन महीने का। सुनिएगा, अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे। यानी कि अब अगहन का जो महीना आएगा ना, उसमें जो ये मंगू है वो 14 वर्ष की हो जाएगी। सुनिएगा, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता, वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। अर्थात उनको लगता था कि मेरी मंगू ठीक हो जाएगी, मेरी मंगू अच्छी हो जाएगी। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। अर्थात जब मंगू की बड़ी बहन का विवाह हुआ था तो 14 साल की थी। आगे देखिएगा, और उसका विवाह कर दिया गया था। मंगू पागल न होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। अर्थात देखिए, माँ सोच रही है अपनी बेटी के लिए, यदि बेचारी मंगू पागल नहीं होती तो आज इसका भी शादी ब्याह ठीक हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तियाँ माने वो और दूल्हा, सुनिएगा, उसे देखने के साथ ही हाँ कर दे। यानी बेचारी मंगू खूबसूरत है, अच्छी है, लेकिन पागल है। सुनिएगा, यानी कह रही कि अगर अगहन के महीना में हमारी बेटिया ठीक हो जाए तो तुरंत एक हम शादी ब्याह के बाद चलाएं। इतना सुंदर भी है कि देखिए कि हक वादी है। आगे देखिए, आगे लिखा है, और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती थी। और उसको लगता था कि मंगू एकदम ठीक हो गई है, और योजना यानी मन में सोचने लगती थी कि ऐसा ऐसा होगा। देखिए, माँ होती है। कमू मंगू की बड़ी बहन, अब यहाँ पे नाम आया, सुनिएगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू। के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। यानी जब मंगू जब कमू का जब शादी ब्याह हुआ था तो वैसी स्थिति नहीं थी। आगे देखिएगा, यानी उस टाइम हो सकता है कि गरीब थे। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूम कर देखें। हाँ, अगर मंगू ठीक हो जाए, इसका शादी ब्याह खूब धूमधाम से होगा, ऐसी विचार अपने मन में लाती थी मंगू की माँ। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। यानी जहाँ पे पेशाब किया जाता है, सुनिएगा, हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे पारायण करती रही कि अरे ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, ज्योतिषी का कहना ठीक होगा। मंगू अब से पहले कभी भी नहीं, और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी है।
अर्थात जहाँ पे पेशाब किया जाता है ना, पहली बार अगहन का महीना था, सुनिएगा, अगहन का महीना था नहीं, सॉरी, वहाँ पर जा करके मंगू क्या करती है, पेशाब करने बढ़ी, तो माँ जब देखती है तो खुश हो जाती है, अरे वाह, अगहन का महीना लगता है कि इसके लिए वाकई में ठीक होगा, ज्योतिषी का कहना एकदम ठीक होगा, मंगू अब ठीक हो रही है, सुनिएगा ध्यान से। और गांव भर के लोगों को बताती फिर रही है कि बाबा अब मंगू मेरी ठीक हो रही है। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी। जब लोग सुनते थे ना वाकई में मंगू ने ऐसा किया, तो बात पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गिल्ली मिट्टी को अंगूठे से कुरेदती नजर पड़ती। अर्थात मंगू मानते हैं वहाँ पर बैठ कर पेशाब कर रही है, कोई बात नहीं, सुनिएगा। लेकिन जहाँ पेशाब किए वहाँ पर मिट्टी गीला हो जाता है ना, अब उसको जगह लड़कुआ है हीड़े लगा सन, तो उन्होंने बचपन में हीड़े हो, सुनिएगा। हाँ, इस तरह तो मिट्टी को कुदेड़ रही है, इस तरह नोच रही है, सुनिएगा। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो, वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा बेटा, सुनिएगा। यानी जब देखती है ना, उसको लगता है कि मंगू ठीक हो गई है, और कहती बेटी बेटी इस एक गंदा ना करेगा चाहिए बेटा, मतलब उसको हटा देती है वहाँ से। अब आगे देखिए, मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती, मंगू को धुन आती और तुरंत खड़ी हो जाती, तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। देखो हम कहिए ना बेटा गांदा ना करे चाहिए, लेकिन मंगू को धुन आती तो तुरंत खड़ी हो जाती। और माँ को क्या लगता है, माँ को लगता है कि वो बुद्धिमान हो रही है, मेरे कहने से क्या हो गई, खड़ी हो गई। आगे देखिए, इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। अब अगहन का महीना आ रहा है, यानी अगहन का महीना भी आया नहीं है। मंगू कभी ऐसे ही अचानक जा करके हौज में पेशाब करने बैठे थे, तो माँ कितनी खुशी थी, लागत अगहन के महीना में बनी हमारी ठीक हो गई। ज्योतिषी का कहना एकदम सही था। अब आगे देखिए, फिर मंगू अच्छी तो न हुई, पर शहर के एक कन्या विद्यालय में पढ़ती गाँव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। ओह, अगहन का महीना आया, मंगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन गांव की एक कन्या विद्यालय, जो महिला विद्यालय होता है ना, जो कन्या विद्यालय, उसमें एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था कुसुम, वो बेचारी पगला गई। आगे देखिए, मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान न रहता, मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं, यानी कहाँ पेशाब करना है, कब करना है, क्या करना है, उसे ध्यान नहीं रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, यानी अपना बुद्धि खो बैठती है। तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल न हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। ओह, एक पढ़ रही लड़की कुसुम जब पागल हो सकती है, तो मेरी बच्ची तो बेचारी बचपन से जन्म से ही पागल है, तो वो ऐसा काम करी तो उसमें क्या डरने की बात है। अब आगे देखिए, कुसुम को दवा खाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ, यानी कुसुम को बोला गया कि नहीं इसको पागल खाना, यानी पागल खाना जहाँ पागलों का इलाज होता है, सुन लीजिएगा, यानी पागल खाना उस हॉस्पिटल में भर्ती करने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। सुनिएगा ध्यान से, कुसुम की माँ शायद नहीं है। जब वो कुसुम पगला जाती है तो उसके घर के लोग क्या करते हैं, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लेकर चले जाते हैं। तो मंगू की माँ सोचती है क्या कि यदि इसकी माँ होती ना तो शायद उसे पागल खाना में भर्ती नहीं करती। अब आगे देखिए, माँ बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कराते हों वैसा दृश्य उन्हें कंपा गया। सुनिएगा, माँ के बिना सब सुना हो जाता, लेकिन फिर सोचती है आई बाप, जिस दिन मेरी आंखें बंद होगी, जिस दिन मैं मरूंगी, तो मेरे भी लड़के मेरे मंगू को कहाँ धर आएंगे, अस्पताल में धर आएंगे। सुनिएगा ध्यान से, ये दृश्य ऐसा सोचकर वो कांप उठती थी, यानी माँ कांप उठती थी। अब आगे देखिए, ठीक है। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, वैसा समाचार मिला। सुनिएगा, पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ, यानी जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी ना, वहाँ जब कुसुम का इलाज चल रहा था तो यानी अच्छा फायदा हुआ, यानी कि दवा लग रहा था, यानी वो पागलपन उसका ठीक हो रहा था। उसे बांध कर रखा जाता था, कुसुम को बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है। शुरू में उसको बांध कर रखा जाता था, लेकिन अब स्वतंत्र, यानी कि अब एकदम ऐसे ही घूमती है और उपद्रव नहीं करती, यानी कि अब इस तरह बदमाशी टाइप के कुछ नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया है, अर्थात टट्टी कहाँ करना है, पेशाब कहाँ करना है, ये उसको ठीक ठीक ध्यान आ गया है। पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है, इतना ही, यानी कि पागलपन बस एक ही चीज़ का रहा है उसके अंदर कि वो दिन भर गाया करती है। ओ री चिरैया
मैंने कोई भी गाना दिन भर बस वो गाया करती है। यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। और डॉक्टर ने कहा था टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी यह भी ठीक हो जाएगा, 1 महीना और लगेगा, यानी दूसरे महीने में पूरी तरह से कुसुम क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, फिर भी 1 आध महीने रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया था। अर्थात डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीना और छोड़ दीजिए, कुसुम अच्छी तरह से ठीक हो गई है 2 महीना में, लेकिन कह रहे कि और थोड़ा बेहतर हो जाएगी, इसको 1 महीना और छोड़ दीजिए, इसलिए उसको 1 महीना और छोड़ दिया गया था। वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा था। सबसे आगे माँ जी थी। कौन माँ जी? मंगू की माँ थी। सबसे आगे देखने के लिए पागल रोग से ठीक बन दिया, आयल बिया। अब आगे देखिए, कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा। जब कुसुम बेचारी पगला गई, हॉस्पिटल में गई, जब ठीक होकर आई ना, तो सभी लोग उसको देखने गए। सबसे पहले बेचारी मंगू की माँ गई, और सभी लोग मंगू की माँ को सलाह दे रहे हैं कि अब देखिए क्या क्या सलाह दे रहे हैं। माँ जी, आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, ज़रूर वह अच्छी हो जाएगी। माँ जी, तुम अपना बेटिया मंगुआ के खाली हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, वो पक्का ठीक हो जाए, बनी हमारे बहुत बढ़िया हो जाए। अब आगे देखिएगा, माँ जी ने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। अर्थात इससे पहले जब भी माँ को कहा जाता था कि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, मंगू ठीक हो जाएगी, माँ तैयार नहीं थी। माँ बोला गौशाला है, यो फलान ठिकाना, हॉस्पिटल में मर जाएगी, ऐसा 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 वैसा बात करती थी ना। लेकिन पहली बार माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया, क्योंकि सामने वो देख चुकी थी कि एक लड़की पगलाई थी, हॉस्पिटल में गई, 2-3 महीने में ठीक होकर के चली आई है। अब आगे देखिएगा, चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। चुपचाप माँ जी लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया। उसे पास बैठाकर अस्पताल के हालचाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते। ऐसी उनके मन में जो गांठ पड़ गई थी, वह कुसुम के बातचीत से खुल गई थी। अर्थात माँ के मन में एक सोच था कि जब माँ सेवा नहीं कर पा रही है तो डॉक्टर का घंटा क्या सेवा करेंगे। लेकिन जब कुसुम से वो बातचीत करती है ना, तो उन्हें विश्वास होता है कि नहीं, डॉक्टर भी सेवा पानी करते हैं। अब आगे देखिएगा, नर्स या डॉक्टरों को कोई पागल चाटा मार दे तो भी वे लोग उस पर नहीं खींचते, यानी नहीं गुस्सा करते, या उसे मारते नहीं है, यानी उन्हें मारती नहीं है। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई। यह जानकर उन्हें अस्पताल के प्रति मतलब अब प्रेम हो गया कि नहीं, अस्पताल बढ़िया चीज़ है। आगे देखिएगा, नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा। सुनिएगा, अब नई क्या मतलब माँ के मन में आ गई कि लगता है कि मंगू के भाग्य में ठीक होना लिख दिया है, अब अस्पताल में जाना लिख दिया है। सुनिएगा, वह किसे पता, इतने उपचार कर देखे तब एक और सही। जब इतना उपचार, कौन शिलाजीत वाला इन लोगों इलाज कर रही है, यानी जो गांव में ज्योतिषी सबका इलाज करवा के देख लिए। चलिए अब एक बार हॉस्पिटल में भी भेज के देखते हैं। अब माँ के दिमाग में आ रहा है, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती है, खैर ना मिटी तो कोनो बात नहीं है, फिर अपना बेटी को हम अपना लगे बुला ले। माँ ऐसा सोच रही है। सुनिएगा, अंत में मंगू को दवाखाने में भर्ती करने का माँ जी ने निर्णय किया। अंत में हार पाँच कर माँ जी ने बोला कि नहीं ठीक है, मंगू को कहाँ भर्ती कर दिया जाए, अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, दवाखाना में भर्ती कर दिया जाए। इसलिए बड़े पुत्र को घर आने के लिए उन्होंने पत्र भी लिखवाया, यानी कि बड़ा पुत्र आएगा तो मंगू को लेकर के हॉस्पिटल में जाएगा, इसलिए उसको पत्र लिखा गया। फिर भी यह निर्णय किया, तब से उसकी नींद भी उड़ गई थी। जब उसने निर्णय किया कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना है और बड़े बेटे को पत्र लिख दिया गया है कि आइए अब इसको भर्ती कराते हैं, अब उस दिन से माँ को नींद नहीं आ रही है। देखिएगा, जैसे वो हार कर यह काम कर रही हो, यानी कि हर चीज़ एकदम जब लोग हार जाला, एकदम जब ठाक जाला तो चलो कोनो बात नहीं कि ठीक बा ये करो। तो सुनिएगा, उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। उनके मस्तिष्क पर जोर पड़ने लगा था, एक भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवाखाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। सुनिएगा, यानी अब दवाखाने के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, लेकिन एक दूसरा कारण भी क्या दिखता था। सुनिएगा ध्यान से, मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। अर्थात अब मंगू बड़ी होती जा रही है, लेकिन माँ बेचारी बूढ़ी होती जा रही है। बहुएं चाकरी नहीं करेंगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें न दिया था। वो जान चुकी थी कि जो मंगू है उसका कोई नहीं है,
उसको कोई करने वाला नहीं है। इनफैक्ट दोनों बहुओं में से मुझे अभी तक किसी ने आमंत्रण नहीं दिया कि आकर ए अम्मी जी हमारा में रही, ए अम्मा जी हमारा में रही, माँ जी जो भी हैं। अब देखिए आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर घर दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक न दिखती थी। अर्थात अपने पुत्रों से भी उन्हें कोई आशाएं नहीं थी कि मेरा देखभाल कौन करेगा, इनफैक्ट मंगू का देखभाल कौन करेगा। अब आगे देखिएगा, इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो। अब ऐसी स्थिति में भगवान ही मंगू को देख रेख करेंगे, यानी भगवान ही मंगू का साथी होगा। और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए, सुनिएगा, यदि उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे, यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाएं तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे। अर्थात यानी कि जब माँ जी मरेंगी तो एक तो शांति रहेगा ना, वो क्या है कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो है तो सही। अर्थात कहने का मतलब बहुएं तो नहीं करेंगी, बेटा लोग दिन भर काम में बिजी रहते वो लोग नहीं करेंगे, बेटी तो ससुराल में है। यानी मैं एक माँ अकेली हूँ जो मंगू को कर रही हूँ, चलिए उसको अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, कोई पराया ही सही लेकिन उसकी देखभाल करने वाला तो होगा ना। यानी मेरे मरने के बाद माँ जी ऐसा सोच रही हैं, ऐसा कर रही हैं। अब आगे देखिए, इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों से इतना अधिक पानी बह जाता कि बिछौना तर हो जाता। वाह, माँ बेचारी इतना रो देती कि बिछौना भीग जाता, तकिया भीग जाता था। अब आगे देखिए, हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई थी। चाहे जो भी बहाना बना लो, मूल बात तो यही थी। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो मंगू की माँ है ना, वो भी शायद मंगू से थक गई हैं। माँ जी नींद में चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? यानी माँ जी भी अब चौंक रही हैं और सपना में बड़बड़ा रही है, क्या मैं सच में मंगू से थक गई हूँ? अब आगे देखिए, हृदय और दूने वेग से पुकार उठता, हृदय और दूने वेग से पुकार उठता है, एक बार नहीं 1000 बार, क्या मैं थक गई हूँ? सुनिएगा, माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवा खाने में भर्ती करना पड़े। अर्थात अब जाड़े का मौसम है, सुनिएगा, और जब फैसला लिया गया है कि मंगू को दवा खाना में भर्ती कर दिया जाए तो जाड़े का ही मौसम है। अब इनके दिमाग में चल रहा है क्या कि मैंने पुत्र को पत्र लिखकर गलती कर दिया, क्या इतनी जल्दी थी कि उसको जाड़े में भर्ती करेंगे। देखिए क्यों ये सब बोल रही हैं। रात में मैं उसे कितनी बार ओढ़ाती हूँ, यानी ओढ़ना ओढ़ाती हूँ, दवा खाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन ओढ़ाएगा। वाह, अब देखिए माँ के मन में अब अलग विचार रहा है। एक विचार बन रहा है कि उसको दवा खाना में भर्ती कर दें, और एक विचार देखिए दूसरा क्या बन रहा है, इतना जाड़ा पला है, उसको मैं रात में बार बार उड़ाती हूँ, वहाँ अस्पताल में कौन उड़ाएगा। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था, अगर गर्मी में भर्ती हुई तो ऐसा कौन समस्या बनी, हमारे कहीं पटा दी कहीं सूझ जाएगी। अब आगे देखिए, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुँचा। लेकिन जैसे ही पत्र पुत्र को मिलता है तो तुरंत आ जाता है घर। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। वाह, और आते ही अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया, यानी कि सरकारी जो होता है ना दवाखाना, उसमें कहीं कहीं से ऑर्डर लेने पड़ते हैं, तब जाके कोई मरीज उसमें शिफ्ट होता है। सुनिएगा, प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। वाह, 1 सप्ताह के अंदर ही मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा, ऐसा तय हो गया। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। और माँ जी को लगने लगा कि हमारे लड़को जब मंगुआ के हॉस्पिटल में भेज के अपन बोझ उतारे चाहता। सुनिएगा ध्यान से, ऐसा न होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आप पहुँचता। वाह, माँ के देख रहे मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मंगू को भर्ती कर देते हैं, मंगू मेरी ठीक हो जाएगी, इसका शादी ब्याह होगा। 14 वर्ष में मेरी बड़ी लड़की का शादी हो गया था, इसके बड़े भाई कमा रहे हैं, खूब बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, इसके शादी ब्याह में खूब खर्चा करेंगे। फिर सोच रही है क्या कि ना पता ना ठंडा का दिन आ गल के वो देख रेख करी कि ना करी। फिर एक बार और बीच में सोचिए, क्या सोचिए कि बहुएं तो इसको देख रेख नहीं करेगी, चलो मैं मर भी जाऊंगी तो कोई पराया ही होगा जो इसकी देख रेख कर रहा है ना। देख रहे अलग अलग किस तरह से विचार मंगू को लेकर माँ के मन में बन रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि ना तो पत्र मिले तो इतना जल्दी थोड़े आ जाए। अब आगे देखिए, वो बोझ उतारना चाहता है, कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। और तुरंत आते होते इतना जल्दी सोर्स पर भी लगा के एकदम करेगा भर्ती, 1 हफ्ते में भर्ती करके चल जाइए, ऐसा किस लिए कर रहा है। बोझ उतारना ही ना चाहता है, ऐसे माँ के मन में चल रहा है। अब आगे देखिए, इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करें, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही न थी। सुनिएगा ध्यान से, उन्हें ऐसा लगता था कि अभी ठंडा का मौसम चलता, कैंसिल कर दल जाओ, बनी के भर्ती ना करेंगे, गर्मी के मौसम में कल जाई, लेकिन पुत्र के सामने माँ का मुंह नहीं खोल रहा है। सुनिएगा,
वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका, तो अब मना करूं तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है, यानी माइयों को दूसरा कोनो काम धान नहीं। एगो तो लेटर दे के पत्र भेज के बुलावत या मंगू को भर्ती करा, जब सब चीज़ बातचीत कर लेनी ओकरा पास कहते कि रहे तो गर्मी में भर्ती। अब देखिए, इसलिए बेचारी माँ अपने बेटे के सामने भी कुछ नहीं बोल रही है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। अब वो दिन आ गया जिस दिन मंगू को अब अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है। सुनिएगा, उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। माँ बेचारी रात भर नहीं सोई है। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में न जाए तो अच्छा। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में न जाए तो अच्छा। कौन? माँ चलो कहने केंगा जैसे केंगा ना, छोड़ो कर संग हम ना जाए, ऐसा विचार आता है। लेकिन अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे, यह उनसे सहन नहीं होगा। सुनिएगा, लेकिन अस्पताल वाले उनसे अलग करेंगे, उनसे सहन नहीं होगा, ऐसा उसके मन में आता है कि छोड़ो हम ना जाए तो ठीक रही। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेंगी नहीं तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं था। हाँ, माँ चाहती थी कि काय ने केंगा रखिए सकेंगा ना, छोड़ो हम ना जाए, हमारा से बर्दाश्त ना हुई। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया कि ना काय ने कैसन व्यवस्था हुई, केंगा ना हुई, हम देखें ना तो हमारा कॉल ना पड़ी, हमारा मन ना भरे। सुनिएगा, इसलिए विवश हो वह जाने को तैयार हुई। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे माँ का जो मन है एकदम भारी होते जा रहा है। सुनिएगा ध्यान से। आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। माँ रोने लगी। नज़र मंगू पर चिपक गई थी। खाली मंगू को इस तरह से देख रही थी, इस तरह निहार रही थी। वह किसी भी तरह उखड़ती न थी। मंगू, अब आगे देखिएगा, मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों का रंग जी भर देख कर रही थी, यानी जी भर कर देख रही थी। मंगू केवल अपने जो नया कपड़ा पहनी थी ना, केवल बस उसी को देख रही थी। भाव में आ गई हो जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। अर्थात कभी कभी माँ जी की तरफ देखकर मंगू बेचारी हंस भी पड़ी। सुनिएगा ध्यान से। उस समय माँ जी का कलेजा कट रह गया, यानी कट कर रह गया। उस समय माँ का कलेजा एकदम फट कर रह गया। सुनिएगा, गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खुट्टे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करते हैं। अर्थात गाय भैंस जो जानवर है जब उन्हें बेचा जाता है तो अपने मालिक का द्वार छोड़कर जाते हैं तो वो भी आनाकानी करते हैं, यानी कि इधर नहीं जाते नहीं है, मेन बात यह है। लेकिन मंगू बेचारी थोड़ा मुस्कुरा रही है, हंस रही है, तो माँ का कलेजा फट जा रहा है। देखिएगा आगे, मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था कि यह प्रत्यक्ष अनुभव करती माँ जी ड्योढ़ी से फिसल गई। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि मंगू को यह भी बेचारी ध्यान नहीं था कि मैं अपने माँ से अलग हो रही हूँ। सुनिएगा ध्यान से। हृदय कलकला उठा, हृदय एकदम पूरा व्याकुल हो उठा। अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी न हुई। अब बेचारी माँ के मन में देखिए क्या हो रहा है, मैं सगी माँ होकर इसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए भेज रही हूँ। वो लड़की जो ये जानती भी नहीं है कि मैं अपने माँ से क्या होने जा रही हूँ, अलग होने जा रही हूँ। एक जानवर जो होता है वो भी जब अपने मालिक का द्वार छोड़ता है तो जाने को तैयार नहीं होता है। ऐसे ऐसे विचार माँ के मन में आ रहे हैं। अब आगे देखिएगा, लिखा है, पुत्र का हृदय भी भर आया था। बेचारा जो भी हो, कितना हो भी खराब हो, भाई भाई होता है। सुनिएगा ध्यान से। पुत्र का हृदय भी भर आया था। माँ की तरफ आंखें उठाने जितने भी उसमें हिम्मत नहीं थी, यानी कि माँ की तरफ वो बेचारा देख भी नहीं सकता था, या उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जितना विलंब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। सुनिए, जितने लेट होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पाँव उठाने को तत्पर हो रहे थे, यानी कि बाहर गाड़ी लगी हुई है और ये लोग अभी नहीं जा रहे हैं। माँ पुत्री को देख रही है। बेचारा भाई भी एकदम मायूस हो गया है। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लठड़ा कर पाँव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। यानी कि अब पुत्र कहता है कि अब चलते हैं, देर हो रही है। सुनिएगा ध्यान से। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। सुनिएगा, आंगन से जब निकला ना तो माँ रो रही थी। उसने क्या किया, सॉरी, ये जो बेटा है ना, बेटा सॉरी, उसने भी बेचारा वो भी मायूस जरूर है। आंखें मतलब धोती कोने से क्या कर लेता है, पोंछ लेता है। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया, यानी कि उसको उठा करके गाड़ी में ऐसे करके बैठाया गया। सुनिएगा, दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया, यानी दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया गाड़ी में बैठने के लिए। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटनों पर हाथ टेक हुए खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उसने उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। अर्थात मैंने ऐसा लग रहा नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं जहाँ नहीं जाना चाहते हैं।
तो लोग ज़बरदस्ती उन्हें यानी सहारा दे करके बैठा रहे हैं। इस तरह से उन्हें बैलगाड़ी, कौन सा गाड़ी है, बैलगाड़ी में उन्हें बैठाया जा रहा है। आगे देखिए, मंगू पागल है। यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा विषय मिल गया। जी हाँ, ट्रेन में बैठे होते हैं तो कोनो काम धंधा नहीं होता है, खूब बढ़िया बढ़िया यार बन जाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया काम होता है ट्रेन में आए, खूब बड़ी बड़ी बातें छिड़ जाती है। हाँ, क्योंकि सफ़र का भाई समय काटना होता है। तो वही मंगू पागल है, यह बात जानकर ट्रेन में जितने भी मुसाफिर थे ना, उनको एक नया टॉपिक मिल गया। क्या करने के लिए, बात करने के लिए। अब आगे देखिए, ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेंगी तो 1 महीने में ही लड़की जैसी हो जाएगी। सुनिएगा, 1 महीने में ही लकड़ी जैसी हो जाएगी। आप रेलवे सॉरी सुनिएगा, 1 महीने में यानी कि सूख जाएगी, यानी दुबरा जाएगी। अब देखिए, अब माँ होती है, अब माँ के ये कान में क्या डाल रहे हैं, ऐसी खाती पीती इतनी स्वस्थ लड़की को भले पागल है आप अस्पताल में रखेंगी, 1 महीने में ही बेचारी एकदम लकड़ी हो जाएगी, एकदम दुबरा जाएगी। वहाँ तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया, बस। वहाँ तो मरीजों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। देखिए, अगल बगल के लोग ज्ञान दे रहे हैं। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कर आए हैं। हमारे गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती करके आए हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। 5 साल में वो ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है। गांव का कोई भी व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है, यानी कि जो ये वृद्धा है ना, जो बुढ़िया हैं, उनसे मिलने जाता है तो क्या करने लगती हैं, रोने लगती हैं, यानी कि अभी ठीक नहीं हुई। पाँव पकड़कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं हैं। ऐसा लड़कों से क्या आशा रखी जाए। अब देखिए, ट्रेन में लोग बातें कर रहे हैं कि अरे हमारा गांव में एगो बुढ़िया के ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर देला बड़ा से, केहू जला बेचारी रोए लगे, पाँव पकड़ ले, कहले हमरा के ले चलो सन, क्या पता कहीं ठीक हो गई हो। लेकिन लड़के तो लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसको सहारा कोई देने वाला नहीं होगा। अब आगे देखिए, ऐसे ट्रेन में आपस में बतकही किए हम लोग बात कर रहे हैं। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती हैं ना, आजकल के बहुएं जानती हैं ना, बाप रे बाप, पहनना ओढ़ना हो इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं है। सुनिएगा, पहनना ओढ़ना हो इसलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। आजकल के बहू बेटी संग जानता, बाप रे बाप, गर्दा हो गई। सुनिएगा, इस लड़की की माँ नहीं है क्या। अब सुनिए क्या हुआ होगा। इस तरह बातें कर रहे हैं और अंत में कहते हैं इस लड़की की माँ नहीं है क्या, और माँ जी तो वहीं पे बैठी हैं। अब देखिए क्या हुआ होगा, सुनिएगा। माँ जी को यह घाव असहाय हो गया, माँ जी को यह घाव असहाय हो गया, आंखों में आंसू आ गए, कंठ रूंध गया, शर्म से आंखें झुक गई, साथ साथ सिर झुकाते ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं, यानी पता चल गया कि ये माँ जी हैं, यानी वो उसकी मंगू की माँ है। तो लोग अब ट्रेन में बैठे लोग करें, अरे आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं। सुनिएगा, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए। आप माँ ही होकर इसको वहाँ पर भेज रही हैं, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए। सुनिए, माँ जी यदि अकेली होती तो लड़के को बुरा लगने का भय न होता, तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती। उसी टाइम यदि उनका लड़का न होता तो तुरंत ये इतना बात सुनकर मंगू क्या करती, लेकर घर आ जाती। लेकिन लड़का भी साथ में है, सुनिएगा ध्यान से। परंतु दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई, अर्थात किसी तरह भी अस्पताल क्या हो गए, पहुँच गए। आगे देखिए, आगे लिखा है बाबू, मुलाकात का समय था। मुलाकात का समय था, यानी कि अस्पताल, देखिएगा, जेल में या फिर किसी पागल खाना में मुलाकात का समय बनाया जाता है कि इतना समय से इतना समय मिला जाएगा, मिलने का टाइम होगा, बाकी किसी हर समय आप जाकर नहीं मिल सकते हैं। देख लीजिएगा, तो मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। रोगी और उनके संबंधी अलग अलग बैठे थे, यानी मिल रहे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया खाना काफ़ी लोग खा रहे थे। स्वजन यानी कि जो लोग मिलने गए थे घर से, जो अच्छे थे, यानी पागलों से मिलने गए थे, उनके लिए अच्छे अच्छे खाना लेकर के गए थे। कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही थी। यानी देखिए क्या कर रहा है, एक पागल पति के साथ, यानी कि उसका पति पागल था और पत्नी घर और बच्चों की बात कर रही थी, यानी कि पागल पति पागल खाना में, पत्नी उनसे मिलने गई है। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था।
उससे वह लिपट पड़ी थी, उससे वह जाकर, अरे पतिदेव जी आए थे, भले पागल थी तो क्या हुआ, लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनियाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, ये भूतनियाँ, ये चुड़ैलिया सब। यानी परिचारिका का मतलब हुआ कि अस्पताल में जो नर्सें हैं ना, जो काम करती हैं, जो पागलों की देख रेख करती हैं, वे परिचारिकाएँ। सुनिएगा, तो कह रही है अपने पति को पकड़ लेती है और कहती है का ये भूतनियाँ चुड़ैलिया हमरा का नीमन कपड़ा पहनने को सब नहीं देती है, पागल है बेचारी। सुनिएगा, यानी कि ये सब मिलने का समय है ना, तो लोग आपस में मिल रहे हैं, पागलों से मिल रहे हैं उनके घर के लोग। सुनिएगा, अच्छा खाना नहीं देती, औरत यह बोलती है, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। माँ जी उस समय परिचारिकाओं के तरफ देख रही थी। अब सुनिएगा, माँ अपनी मंगू को लेकर गई है और परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी और उस पगली की भी बात सुन रही थी। मुड़ी में डालने को तेल नहीं देती, अच्छे कपड़े नहीं देती, अपनी पति से बता रही थी, वो तो बेचारी पागल है। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी, यानी कि प्रत्येक पागल के लिए या कुछ पागलों के लिए एक परिचारिका तय कर दी जाती है, वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़ा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पति खाने को लाए हैं, पहले खा लो, ठीक है। अब देखिए आगे, उस पागल स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उनका मुंह धुला दिया था। सुनिएगा, माँ जी ने देखा तो उनका मुंह धुला था। माँ जी ने देखा तो जो पगली थी ना, उसका मुंह धुला था। फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने, सुनिएगा, बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, यानी कि बिना खींचे। सुनिए, खींचे बिना, यानी बिना खिसियाए, बिना किसी झंझट के जो परिचारिका थी ना, तुरंत गई और एक लोटा पानी लेकर आई और उसका मुंह धुलाया। पहले से उस पगली का मुंह धुलाया है, लेकिन फिर भी परिचारिका जो वहाँ पर ड्यूटी में है, वो जाती है, लोटा लेकर आती है, उस पगली क्या कर रही है, मुंह धो रही है, रुमाल से मुंह को पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले तो दयालु हैं। वाह! अब माँ जी ये जब नज़ारा देखती है, कहती है का, ना ना, काम करे वाला ठीक बालो, यानी हमारा मंगुआ के ख्याल रखी दो। अब आगे देखिए, डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रन आ गई। मेट्रन का मतलब उनका मेन, यानी हेड आ गई। सुनिएगा ध्यान से, उसमें कि हेड जो होता है ना, मेन ऑफिसर कह सकते हैं, उसमें कि मेन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। देखिए, ऑर्डर है मंगू को इस हॉस्पिटल में भर्ती करना है। सुनिए, माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मेट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही आदेश मिला ना, तो माँ साथ में, भाई साथ में है, तो जो मेट्रन थी ना, सभी परिचारकों को बोल रहे हैं, मंगू का ध्यान खूब बढ़िया से रखना। सुनिएगा ध्यान से, यानी मेट्रन कह रही है अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी माँ से बोलती है, यानी मंगू की माँ से बोलती है। अब आगे देखिए, बीच ही में माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है। देखिए, माँ की बात अब खत्म नहीं हो रहा है। करे चिंता काहे ना करे, ये एकदम में पागल है, इसको कुछ नहीं आता है, कोई इसके पास बैठकर सिखाए नहीं तो यह खाती भी नहीं है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं है। इतना कहते हुए उनका कंठ भर आया और माँ रोने लगी। वाक्य अधूरा ही रह गया। अमर बनी है, पागल भी है, मेरा क्यों खिला खा ले। माँ रो रही है। अब आगे देखिए, दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ आई। जो परिचारिका थी ना, निकट दौड़ कर आ गई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र न करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएंगे। वाह, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएंगे। परिचारिका बोल रही है। भरी भरी आवाज़ में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, यानी यही तो मुझे कहना है। इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता, यानी पाटे में टट्टी पेशाब सब कर देती है, इसका उसका भी ख्याल नहीं रहता। यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, यानी रात में कपड़े बिगाड़े, यानी रात में अगर टट्टी पे खाना कर दे तो देखना, नहीं तो गीले में ही सो रहेगी तो वायु हो जाएगी, यानी कि गीले में ही सोई रहेगी तो हो सकता है कि इसको तबीयत खराब हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, यानी कि पागल खाना में ऐसे नियम कानून होते हैं, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती। अब ये सारी बातें बता रही है क्योंकि मंगू के साथ रही है ना, कि मंगू कैसे रहती है, उन सभी परिचारिकाओं को बता रही है कि रात में लाइट जलता है ना तो इसको नींद नहीं आती। जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है, परिचारिका बोलती है।
माँ जी जिसे नींद नहीं आती है ना, उसे नींद की दवा दी जाती है। इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वह देखना, एकरा कोनो दूसर कोनो मारो इहो तो नहीं ख्याल रखिए लो। देखिए माँ बोल रही है, जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। ये परिचारिका बोल रही हैं, रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुलता, सुनिएगा ध्यान से, यानी थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता। जब मिलने वाले लोग जब मिल लेते थे, जब चले जाते थे, तो सभी पागल जब अंदर जाते थे ना, तो थोड़ा सा दरवाज़ा को खोल दिया जाता था, उसी रास्ते से जाता था। सुनिएगा, इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नज़र 2-3 बार अंदर घूम जाती। अंदर बनी हमारे कहाँ रही किंग रही, इस तरह अंदर वो देखती रहती थी माँ जी। सुनिएगा, 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। यानी 3-4 को पगली अंदर इस तरह से घूम रही थी, एकदम अस्त व्यस्त बाल थे और घूम रही थी। देखा, एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा। एक ने, यानी एक पगली माँ की ओर देख कर छाती पीट के एकदम भयभीत, एकदम खिसिया के, एकदम डरी हुई नज़रों से इस तरह क्या किया, माँ की तरफ देखा। कोई दूसरी औरत थी। सुनिएगा कि वह डर गई, और वह क्या हो गई कि वह डर गई, यानी ऐसा लगा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। अब इस बात पर उन्होंने क्या सोचा कि ना, हमारा मंगू कहाँ रही केंगा सुती, अब हम उस जगह देखें। सुनिएगा, मंगू को जिस, सुनिए, मंगू की मांग की, सुनिए, मांग की, यानी कि उन्होंने मांग की कि मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दे। यानी मंगू के तुम जहाँ रखो बस हमारा कमरा दिखा दो। अब आगे देखिए, मेट्रन ने कहा, अब मेट्रन जो हेड थी वो कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यानी अंदर किसी गार्जियन को देखने जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू की माँ जी की बगल में लपकी। सुनिएगा, मंगू माँ जी की बगल में लपकी, अर्थात ये अचानक से उस दुनिया को देख रही थी मंगू और माँ के बगल में चली गई, यानी कि माँ को लपक ली, माँ को पकड़ ली, सिर पर हाथ रख माँ जी रोज की तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगी कि तभी उनका स्वर फूट पड़ा। ओह, मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। ओ माय गॉड, यानी कि जब मंगू उनके पास आती है ना, तो इस तरह से सिर पर माँ हाथ फेर रही है और बेटा कहती है मंगू को, रो पड़ती है। यानी मंगू अब देखिए दूसरी दुनिया में जा रही है, इसीलिए शायद मंगू को भी थोड़ा ख्याल आया होगा। इस आक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। आक्रंदन बहुत, माँ एकदम बिलख बिलख कर रोने लगी, सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बह चले, यानी कि पुत्री पूरा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, मंगू पूरा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए। ओह, माँ भी रो लगी और पुत्री मंगू भी रोने लगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इससे पूरा अस्पताल एकदम डूब गया उसी चीज़ में। मेट्रॉन, परिचारिका, डॉक्टर सभी लोग एकदम भावुक हो गए, सभी के हृदय भर रहे हैं, वो भी बेचारे थोड़े थोड़े मतलब रोया सा हो गए। सुनिएगा, दीवारें भी आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो, यह वहाँ किसी ने देखा नहीं था। स्वजन यानी पागल का कोई मतलब जो गार्जियन होता है, इतना प्रेम करने वाला आज तक वहाँ पर नहीं गया था जितना माँ मंगू को प्यार कर रही है। ध्यान दीजिएगा, अब रो रहे हैं, पूरा अस्पताल एकदम विस्मय हो गया है। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींच कर बोली, लो, चाहिए तुम्हें, चाहिए तुम्हें। अब देखिए पगली तो भाई पागल होता है, जिस तरह बच्चों को खाली मिठाई देखे, बाबू ले मिठाई खेबा, तो हाँ, और बाबू को जौन को बाबू तो हमने करी। सुनिएगा ध्यान से, मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़ दी, एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़, सुनिएगा, थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपा कर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन। यानी मंगू से बोलती है, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। ये परिचारिका बोल रही है मंगू से। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके
चलो दूँ, यानी चलो दूँ यानी अब चलो तरह के लिए चली, चलो दूँ यानी कौन चीज़ अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना कहा, और उसका हाथ पकड़कर आगे किया, यानी कि अब आगे की ओर, यानी कि अब अंदर अस्पताल में लेकर जाने लगी। वह दरवाज़ा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गए। सुनिएगा, और मंगू कहाँ लेकर चले गए? अंदर लेकर चले गए। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली, मंगू 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 अब जा रही है। और माँ रो रो कर मंगू को चिल्ला रही है। सुनिएगा ध्यान से, एकदम कलेजा कांप उठता था। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, यानी उन्हें विश्वास देते हुए कहा कि माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, आपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझी। कब माँ जी है तार जन लड़का बड़ा, इनके खानी हमरों के अपन लड़का बुझ। सुनिएगा, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़कर जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। आप अपनी बेटी को अस्पताल में नहीं छोड़कर जा रही हैं, अपने बेटे के घर में छोड़कर जा रही हैं, आप ऐसा मानिएगा। डॉक्टर ने मंगू की माँ को विश्वास दिलाया। अधेड़ वय की बाल वय, सुनिएगा, अधेड़ वय की बाल वय में विधवा हुई मेट्रॉन ने आश्वासन देते हुए कहा, यानी कि अधेड़ उम्र की हो गई है, ये विधवा है, जो मेट्रॉन है विधवा है। मेट्रॉन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ, मेट्रॉन ने कहा। सुनिएगा ध्यान से, माँ जी जिसकी भर्ती हुई बोली, सुनिएगा, माँ जी जिसकी भर्ती हुई बोली, इसे बेजबान, सॉरी, माँ जी सिसकी भर्ती हुई बोली, देखिए, माँ जी सिसकी भर्ती हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है। मंगू को बेजुबान जानवर इतनी भी बुद्धि नहीं है। सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं कि टेंशन मत ले, हमारा बनी के तन को बुद्धि नहीं है, रो रही हैं, कह रही हैं, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके, और उनका कंठ भर आया। हृदय कठोर करके, अब आगे कुछ बोलने जा रही तब तक मतलब रोने लगती हैं, कहते कुसुम आपके ही अस्पताल में ठीक हुई थी, इसलिए मैंने भी निर्णय लिया कि अपनी बेटी को यहीं पे लाकर मतलब डालूंगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। और बेचारी रोने लगी माँ। मेट्रॉन ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। उस कुसुम की तरह, यानी मेट्रॉन कह रही कि यह भी थोड़े समय में क्या हो जाएगी? समझदार हो जाएगी। माँ जी की सिसकियाँ रुकी, अब माँ जी थोड़ा थोड़ा रोना बंद कर रही हैं। फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। सुनिएगा, यानी एकदम जिस दरवाजे से गई थी ना मंगू, एकदम उन्हीं माँ जी ताक रही हैं। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो, यानी मंगू ने जैसे उन्हें लगा कि वो पुकारा हो, वैसे वह बोली। सुनिएगा, यानी मंगू तो बेचारी गूंगी है, मैंने वैसे उनको लगा। वह रूखी रोटियां नहीं खाती। अब देखिए, बार बार बस बात बता रही है मंगू के बारे में। वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध न हो तो दाल में दीजिएगा, यानी बता रही है बेचारी को खिलाइएगा पिलाइएगा। माँ जी की करुण आँखों की तरफ नज़र करने की मेट्रॉन की शक्ति लुप्त हो गई थी। वैसे ही वह नीची दृष्टि किए हुए बोली, अच्छा, यानी मेट्रॉन भी उस माँ के ममता को देखकर भावुक हो गई हैं। वो भी मतलब रोने पर मजबूर हो गई हैं। उस माँ से नज़र नहीं मिला, इससे नीचे मुड़कर बोले, ठीक है आप जो बोलिएगा वो होगा। अब आगे देखिए, माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए। अब देखिए, माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिए हैं और कहाँ आ गए हैं? बाहर आ गए हैं। तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ विदा हुए। चुपचाप बेचारे दोनों के दोनों मायूस थे, भाई भी मायूस था, माँ भी मायूस थी, और दोनों के दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठ करके चल दिए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। ओ माय गॉड! अब देखिए, माँ को एक और बात याद आई, पता ना मंगू को सूते खातिर चारपाई यानी खटिया मिली कि ना मिली। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है। अब देखिए, माँ को चिंता सताने लगी, मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अगर चारपाई ना हुई तो बनी का हमारा ठीक ना लगी, ओकरा अंग ही ना लगी। अब आगे देखिए, अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, मानते हैं दयालु हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, यानी कि हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने न दिया था, इसलिए संदेह रह गया था। जब दयालु बड़ा सन, जब बढ़िया बड़ा सन, हमारा को अंदर जाके देखैला हो सका है ना कि मंगू कहाँ रही, कि हमें अच्छा न लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए
तो हमें न जाने का नियम बनाया होगा ना। अब माँ के मन में ऐसा विचार आया कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया, जरूर क्वेश्चन हुई जो हमने के अच्छा ना लगत हुई, इसीलिए हमको अंदर नहीं जाने दिया। अब देखिए आगे, इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुला दरवाज़ा, यानी कि थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था ना, इस बात को साबित करता था कि ज़रूर कुछ अंदर गलत है, या फिर ऐसा है जिसे हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, जिसे हम लोग देखेंगे तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए, भूत की तरह घूमती, गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियाँ वही ना घूम रही थी जो माँ की तरफ देखी थी। सुनिएगा, इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें न देखकर रोती हो। सुनिएगा, और इसके साथ ही माँ के मन में ये भी विचार आ रहा था, पता ना कोई मंगू को देख के रोत मत होके। वैसी आवाज़ सुनाई दी। सुनिएगा, वैसी आवाज़ सुनाई दी किसको? माँ को, कि कहीं मंगू बेचारी हमारा रोत नहीं खेलूँ, ऐसे उनको अनुभव हो रहा है, सुनाई दे रहा है। उनकी आँखों में आंसू निकल पड़े, माँ बेचारी रो पड़ी। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? बगल में बैठी थी एक स्त्री, उसने पूछा, क्यों रो रही है माँ, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? रात में 11:15 बजे घर आई, तब उनकी राह देखती पड़ोसिन। रात को 11:15 बजे घर आए हैं, याद रखें, कितना बजे? 11:15 बजे राह देखती पड़ोसन, यानी पड़ोसन बेचारी इंतजार कर रही थी, जो उनके कुटुंब की ही थी, यानी उनके घर परिवार की ही थी। वह जग रही थी, यानी कि वह जाकर उनका इंतजार कर रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। कहाँ से भूख लगेगी बताइए? बेचारी मंगू को अस्पताल में भर्ती करके आए हैं, खाने के लिए पूछ, लेकिन दोनों ने मना कर दिया, नहीं खाया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताज़ा हो तब जैसा आग्रह करने वाले की जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसिन ज़्यादा खींचातानी न कर सकी। यानी पड़ोसन को लगा कि छोड़िए, बेचारे सभी लोग दुख में हैं, मायूस में हैं, आए हैं, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा बज ही रहा था। माँ के अंदर अभी भी कुछ संदेह, कुछ शक था, मंगू इस समय क्या करती होगी। पल पल में यही विचार उनके हृदय को बेध रहा था। कितनी ठंडी है, उसे उड़ाया होगा कि नहीं होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फ्राक और बिछौना बदला होगा कि नहीं होगा। ऐसे ऐसे विचार माँ के मन में चल रहे हैं मंगू को लेकर। आगे देखिए, जैसे मंगू उनकी बात सुन रही हो वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। अब ये भी ना पागलों की तरह व्यवहार कर रही है माँ। सुनिएगा, ऐसा लग रहा है कि मंगू सुन रही है तो बोल रही है, बेटा पेशाब न करना, हाँ आए कह रहे हैं कि ओढ़ा हुआ फेंकना मत, जो ओढ़ ले बड़ू फेंकिया मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती थी। अर्थात जब मंगू उनके साथ थी तो रोज़ माँ बोलती थी, पेशाब मत करी हो, हाँ ओढ़ना मत फेंकी हो, कैसे हम मान लो सुख में जाए, लेकिन फिर भी माँ उसे देख रेख करती थी। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्राक और बिछौना भी बदल डालती थी। रातें में माँ बदल डालती थी, माँ ही ऐसा कर सकती है। सुनिएगा, मंगू बड़ी हो गई फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती थी। मंगू बड़ी हो गई थी तब भी माँ उसे अपने साथ सुला रही है, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए न रहना पड़े। देखिए मंगू से माँ कितना प्यार कर रही है। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सूना सूना लगता था। अब माँ भी बेचारी अकेले सो रही है, पहले मंगू उनके साथ सोती थी, तब उनको सूना सूना लग रहा है। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है। अब उनके मन में ऐसा लगा कि मंगू को मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी कि या नहीं आई होगी। उनके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती हो वैसा उन्हें दिखा। उन्हें लगा ना कि जो मंगू है ना मुझे खोज रही है, फिर वो मंगू को खोज रही है माँ। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर पटका। मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी, फिर माँ रोने लगी। हम माँ होके अपना बनी के अस्पताल में छोड़ कर चली नहीं। फिर माँ रोने लगी। बाहर के खंड में सोया पुत्र को भी नींद नहीं आई। बेचारा भाई, बोले था ना भाई कुछ भी हो कोई भी हो भाई भाई होता है। बाहर भाई सोया हुआ था, उसको भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी। यानी जितनी माँ को ममता थी ना उतना भाई को ममता नहीं थी। फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था, लेकिन फिर भी उसे भी अंदर कहीं ना कहीं कोच रहा था, कहीं ना कहीं उसे भी तकलीफ हो रही थी। सुनिएगा, माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। माँ क्या जब रोवाई उस बच्चे ने, उनके लड़के ने सुना ना तो वो भी रोने लगा। अपने को इतनी वेदना होती है
तो माँ को क्या क्या होता होगा, ऐसे उसके मन में विचार चल रहे हैं। जो बेटा उसको अस्पताल में भर्ती करके आया ना, उनके मन में, माँ के मन में जब वो बोल रहा है कि जब मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, तो जिसके साथ वो हमेशा रही है, माँ के साथ मंगू हमेशा रही है, और अभी दोनों के दोनों अलग हो गए हैं, पता नहीं मंगू कैसी होगी। ये सारी बातें सोचकर माँ के मन में क्या क्या उत्पन्न हो रहा होगा, सुनिएगा। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार जीवन में पहली ही बार पुत्र को हुआ था। और ये फीलिंग, ये एहसास पुत्र को सबसे पहली बार हुआ था। इतना दुख, इतना तकलीफ हुआ था उसको भी। उसका हृदय पुकार उठा। माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। माँ का दुख इतना हुआ है ना, किसी भी उपाय से इसको टालना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं न कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। अब देखिए, पुत्र एक बेटा के रूप में सोच रहा है, कह रहा है कि मैं पुत्र होकर भी माँ इतनी तकलीफ़ में है, इतने दुख में है, मैं उसके दुख और तकलीफ़ को ख़त्म न कर सकूं तो मेरा पुत्र होना व्यर्थ है। आगे देखें। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक गया। सुनिएगा ध्यान से। माँ रो रही है, माँ बिलख रही है, तो माँ से कहता है, ये माँ तू मत रो, हम मंगू के पूरा जीवन भर पालन पोषण, भले हमार मेहरारू यानी भले बहू करके ना करी, लेकिन हम ओकर मल मूत्र ले करे। सुनिएगा, यानी कि भाई भी देखिए कितना पीड़ित हो गया है। सुनिएगा, इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसके छाती से खिसक गया, यानी माँ के छाती से खिसक गया। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती, माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता। सॉरी, मतलब ये अपने मन में ऐसा सोचा है। कौन ऐसा सोचा है? इससे उसका मन हल्का हो गया है। और ये माँ ने दूसरी सिसकी ली होती, यानी कि माँ अगर बार बार फिर रोई होती ना, तो उसी क्षण यह प्रतिज्ञा सुना देता। कौन? उनका बेटा। पर वह शांत पड़ गई लगी। सुनिएगा, लेकिन अब माँ एकदम शांत पड़ गई है। सुनिएगा, माँ एकदम शांत हो गई। अब क्या हुआ भाई? इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखें पर पलके गिरा ली। माँ रो रो करके शांत होकर के सो गई है। अब लड़का भी सो गया। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज़ गूंज रही थी, यानी कि अब सुबह हो गया है, तब सारे गांव को जैसे बेद डाले वैसी चीखें माँ जी ने मारनी शुरू कर दी। अब माँ चिल्लाना शुरू कर दी है, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चारपाई से उछल पड़ा। पुत्र अरे क्या हो गई? उछल पड़ा। पड़ोसी दौड़ आए, चक्कियाँ और मथनियाँ रुक गईं। जिसने सुना वही दौड़ आया, और जो आए वैसे ठिठक गए, यानी एक बाइक देखकर सभी लोग चौंक गए। पता है क्या हुआ? माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी, अर्थात माँ भी अब क्या हो गई? पागल हो गई। माँ एक पगली बच्ची के साथ पूरा बचपन से लेकर के उसके जब तक रही है तब तक रही है। अस्पताल में भर्ती करते हैं, माँ नहीं चाहती, लेकिन फिर भी किसी तरह भर्ती किया जाता है, और अंततः माँ भी उसके क्या हो जाती है बाबू? पागल हो जाती है। देखिए कि माँ की ममता एक अपने बच्चे के लिए कितना है, भले वो पागल है। आपको कहानी पूरा का पूरा समझ में आया होगा, आई होप। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब चीज़ अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।